मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पीछे आपको बताया है कि हमने इस सीरीज में आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में ग्रेजुअल एवोल्यूशन बताना है। हमने अब तक अपनी सुविधा से और आपकी सुविधा से वर्ल्ड हिस्ट्री को हमने 6 पार्ट में 6 भाग में विभाजित किया है, जिसमें हमने 3 पार्ट आपके कवर करे। और उसमें आप अगर इसे देखेंगे तो आपको इसमें एक नया अप्रोच मिलेगा, क्योंकि अब तक जो आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे थे उससे आपका बिल्कुल ही अलग तरह का पैटर्न है। क्योंकि पहले आप टॉपिक को अलग अलग देखते और उससे क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करते। उस तरह की पढ़ाई की अपनी बहुत बड़ी सीमा है। सिर्फ इसीलिए सीमा नहीं है कि आप किसी एक टॉपिक के क्वेश्चन को जब आप कवर करते हो तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे रह जाते हैं जो एक टॉपिक से उन्हें कवर नहीं किया जा सकता है। बल्कि मैं समझता हूं कि वर्ल्ड हिस्ट्री की ओवरऑल समझ डेवलप करने के लिए भी समग्रता से उसे देखना जरूरी होता है। आप अकेला फ्रेंच रिवॉल्यूशन को या अकेला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को नहीं समझ सकेंगे। हम लोग बल्कि इसे देखें कि 250 वर्षों में 250 ईयर्स और 300 ईयर्स में कैसे वर्ल्ड हिस्ट्री, कैसे दुनिया इवॉल्व करती हुई प्रेजेंट सिनेरियो तक आई। इसके साथ एक में हमारा ये भी मोटो है जो कि हमने आपको बताया कि इसमें अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण भी हमारा डेवलप होना चाहिए। अंतर अनुशासनात्मक से आशय है कि विश्व इतिहास पढ़ते हुए हमें अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास पर, हमें विश्व संविधान के विकास पर और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विकास पर भी नजर रखनी चाहिए। जैसा कि हमने आपको बताया कि पिछले क्लास में, पिछले जो हमारा डिस्कशन था उसमें हमने ब्लॉक 3 में कुछ टॉपिक्स किए थे। जो टॉपिक्स इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति, साम्राज्यवाद का विकास, समाजवाद और मार्क्सवाद, और फिर प्रथम विश्व युद्ध तक हम पहुंच पाए थे। लेकिन उसमें मैं एक अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण की बात आपसे डिस्कस करना चाहूँगा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जब हम साम्राज्यवाद की बात करते हैं तो वह एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन है। आप आज ग्लोबलाइजेशन की बात सुनते हैं, लेकिन ग्लोबलाइजेशन कोई नई चीज़ नहीं है। इतिहास में ग्लोबलाइजेशन और डी ग्लोबलाइजेशन के फेज आते रहे। मेघनाथ देसाई ने उन दोनों को ग्लोबलाइजेशन और डी ग्लोबलाइजेशन का फेज कहा है। तो हम एक ग्लोबलाइजेशन 19वीं सेंचुरी में भी देखें, उस ग्लोबलाइजेशन का आधार क्या है? उसका एक आधार है गोल्ड स्टैंडर्ड का यूज़। जैसे आप देखेंगे कि उसमें दुनिया में जैसे जो काम आज डॉलर जो भूमिका निभा रहा है, बल्कि डॉलर भी उस तरीके की भूमिका नहीं निभा पा रहा 1971 के बाद। आज की तारीख में ग्लोबलाइजेशन में सबसे अहम भूमिका निभा रहा जो वर्ल्ड बैंक WTO है या IMF है, तो इनकी भूमिका प्रबल होती है। वर्ल्ड बैंक की भूमिका भी इसमें है। लेकिन डॉलर अब पहले वाली स्थिति 1971 से पहले थी, जब उसको गोल्ड से पेक किया गया था, वो स्थिति नहीं रही। लेकिन हाँ, आप मानकर चलें कि डॉलर फिर भी इंटरनेशनल करेंसी के रूप में यूज में है। उस समय गोल्ड स्टैंडर्ड, जिसको गोल्ड इंडेक्स्ड करेंसी होती थी, दुनिया के सारे करेंसी गोल्ड से इंडेक्स्ड होते थे, उनके बीच एक्सचेंज होता था। तो ये ग्लोबलाइजेशन का एक महत्वपूर्ण आधार था। इसके अलावा दुनिया की जो 5-6 साम्राज्यवादी शक्तियां थी वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नॉर्म्स को फिक्स करती, वह भी ग्लोबलाइजेशन का एक महत्वपूर्ण आधार था। तीसरी बात कि जिस तरह आज हम देखते हैं कम्युनिकेशन में बहुत सारे नई टेक्नोलॉजीज आई है, तो उस समय भी था। टेलीग्राफ का डेवलपमेंट उसी समय हुआ था, उस समय रेलवेज का डेवलपमेंट हुआ था। वाष्प चालित, जिसको आप स्टीम इंजन कहते हैं, उसके प्रयोग के कारण जो शिप है वो स्टीम इंजन से जुड़े थे, तो ट्रांसपोर्टेशन का बेहतर मेथड हुआ था। स्वेज कैनाल भी 1869 में खुला था, और स्वेज कैनाल खोलना एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से वो एक बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि अरब सागर लाल सागर के माध्यम से सीधा भूमध्य सागर से जुड़ रहा था। ये सारे परिवर्तन 19वीं सेंचुरी में हुए, तो उसे हम भूमंडलीकरण के रूप में देखते हैं। ये गोल्ड स्टैंडर्ड पूरे 19वीं सेंचुरी में काम करता रहा, बल्कि वो 1930s में आप देखेंगे कि हम वहाँ पर आपको यह दिखाएंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक ऐसी स्थिति आई जो गोल्ड स्टैंडर्ड छोड़ना पड़ा। वो कौन सी स्थिति होगी, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो फिलहाल हमें ध्यान रखिए कि यह 19वीं सेंचुरी का ग्लोबलाइजेशन है। तो हमने पिछले टॉपिक में हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ओरिजिन तक आया कि कैसे उधर ब्लॉक नंबर 2 से राष्ट्रवाद उग्र होता हुआ चला आ रहा है, ब्लॉक नंबर 3 से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ साम्राज्यवाद चला आ रहा है, मार्क्सवाद के भय से राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद का सहारा ले रहा है, वो उग्र राष्ट्रवाद का रूप पकड़ रहा है,
उधर हमने ब्लॉक नंबर 2 में देखा कैसे राष्ट्रवाद ने एक बाल्कन समस्या को जन्म दिया है। ये सारी चीज़ें एक जगह पर आके क्रिस्टलाइज हो जाती हैं जो 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के रूप में घटित होती है, जो ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच, या ऐसी कहें कि रूस समर्थित सर्बिया और ऑस्ट्रिया के बीच जो आपस में प्रतिस्पर्धा हुई, उसका नतीजा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब हम ब्लॉक नंबर 4 में आते हैं, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध के बाद पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस एक टॉपिक है। दूसरा टॉपिक हम उसको रूस की क्रांति यानी रूस की बोल्शेविक क्रांति को ले सकते हैं। फिर उसके आगे की घटना हम 1930 की विश्व आर्थिक मंदी, वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन को ले लें। और फिर हम चौथे मेजर घटना के रूप में इटली में फांसीवाद, जर्मनी में नाजीवाद, और इसी से जुड़ा हुआ तथ्य है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ओरिजिन, उसे हम देख लें। हमें बड़ा ही संक्षिप्त रूप में सारे टॉपिक को देखना पड़ेगा। देखिए, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को कहा गया कि 100 वर्षों के विकास का परिणाम था, या आप कह सकते हैं कि इसको लॉन्ग 19th सेंचुरी का परिणाम माना गया, उसी तरह एरिक हॉब्सबॉम ने माना है कि हम 2 वर्ल्ड वॉर्स को अलग अलग फिनोमेना में ना देखें, बल्कि हम दोनों वर्ल्ड वॉर्स को एक समग्र वॉर माने, जो वॉर 31 वर्षों तक चला, 31 ईयर्स तक चला, तो हम शायद उसके साथ ज़्यादा बेहतर जस्टिस कर पाएंगे। तो हम इस दोनों को एक इंटीग्रेटेड वॉर्स के रूप में, एक इंटीग्रेटेड पहलू के रूप में देखेंगे, और इंटीग्रेटेड पहलू के रूप में देखते हैं तभी हम इसके साथ जस्टिस कर पाते हैं। क्योंकि हम थोड़ा सा पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में डालें तो पता चलता है कि उसमें जर्मनी को इतना पेनलाइज कर दिया गया कि जर्मनी के मन में प्रतिक्रिया होनी स्वाभाविक थी। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स को एक लैंडमार्क माना जाता है। माना जाता है कि ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को हिला कर रख दिया, कि भाई ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध में ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स का जो रोल है उसको आज भी याद किया जाता है कि कौन सी ऐसी स्थिति आई कि इतनी जर्मनी के साथ इतने टफ बिहेवियर किए गए। क्योंकि अगर वर्साई की संधि करने वाले वियना कांग्रेस से सबक लिए होते, जिसने फ्रांस एक पराजित होने के बाद ही फ्रांस के साथ कितनी रियायत की थी, तो शायद यह दिन देखना नहीं पड़ता। यह एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है कि वहाँ बाकी जो पराजित राष्ट्र हैं उनके साथ भी उसी तरह का व्यवहार किया गया। सबसे अहम बात हुई कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लास्ट फेज में संयुक्त राज्य अमेरिका जुड़ा, जापान जुड़ा, ये दोनों जुड़े। जापान को लाया गया था एक प्रलोभन देकर, जो आगे एक समस्या का कारण बना। उसे प्रलोभन दिया गया कि चीन का शांतुंग क्षेत्र आपको उपहार में दिया जाएगा। उधर समझ सकते हैं कि चीन, भारत और कई उपनिवेश इन पश्चिमी शक्तियों के पक्ष में, जैसे ब्रिटेन के पक्ष में लड़ रहे थे, और उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें भी वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ मिलेगा, तो उनके साथ भी धोखा होना है। एक और इससे जुड़ी हुई घटना है, जैसे एक बड़ी दिलचस्प बात मैं कहना चाहूँगा, एक बाइबिकल स्टोरी है कि जैसे एडम जो एक कैरेक्टर है, बाइबिकल कैरेक्टर, उसने एक विषैला फल खा लिया, तो इसका दर्द, इसका खामियाजा पूरी दुनिया को झेलना पड़ा। उसी प्रकार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के मध्य ये जो पश्चिमी शक्तियां हैं, ब्रिटेन और फ्रांस, उसने जो अरब राष्ट्रवाद को धोखा दिया, विश्वासघात किया, उसका खामियाजा आज पूरे विश्व को इस्लामिक फंडामेंटलिज्म के रूप में और टेररिज्म के रूप में भुगतना पड़ रहा है। ये घटना उसी क्रम में विकसित हुई जैसे वर्ल्ड वॉर, जो प्रथम विश्व युद्ध है, उसमें जर्मनी ऑस्ट्रिया के साथ ऑटोमन साम्राज्य लड़ रहा था, और जो आज का अरब क्षेत्र है वो ऑटोमन साम्राज्य का भूभाग हुआ करता था, और ब्रिटेन का पूरा ध्यान ऑटोमन साम्राज्य पर था। तो ब्रिटेन ने एक योजना बनाई कि ऑटोमन साम्राज्य के वॉर एफर्ट्स, उसके युद्ध को में कमजोर बनाने के लिए अरब की जनता को भड़का देना चाहिए। उसी में एक अरब क्षेत्र का बड़ा ही प्रभावशाली ग्रैंड शरीफ ऑफ मक्का था, जिसका नाम था हुसैन, और उसका बेटा था फैसल। उसे एक ब्रिटिश अधिकारी लॉरेंस की मित्रता हुई, दोस्ती हुई, उसको लॉरेंस ऑफ अरेबिया कहते हैं। तो लॉरेंस ऑफ अरेबिया ने अप्रोच किया फैसल को, उसके पिता हुसैन को, कि अगर आप एक विद्रोह ऑटोमन साम्राज्य के अगेंस्ट में भड़काने में कामयाब रहते हैं, तो ऑटोमन साम्राज्य की सेना जब आपको दबाने आएगी तो हम उसको धराशायी कर देंगे, हम उन्हें पराजित कर देंगे, या उनकी सेना से संघर्ष करके आपको बचाएंगे, और फिर इस युद्ध के बाद हम पूरी अरब क्षेत्र को मिलाकर एक राष्ट्र बनाएंगे। तो कहा जाता है जो पश्चिम एशिया और अरब क्षेत्र है, 3 संधियां ने वहां पर वो कॉम्प्लिकेशन पैदा किया। एक तो अरब राष्ट्र के साथ जो हुसैन, उसके जो हेड है, उसके साथ जो समझौता किया गया, वो समझौता को हुसैन महान एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है।
और इधर उसने हुसैन और फैसल को यह आश्वासन दिया, इधर ब्रिटेन और फ्रांस ने आपस में एक समझौता कर लिया, और उस समझौते का नाम है साइक्स-पिकॉट एग्रीमेंट। इस साइक्स-पिकॉट एग्रीमेंट में उन्हें आश्वासन दिया गया, ये दोनों ने मिलकर आपस में तय कर लिया कि हमें इन दोनों क्षेत्र को बांट लेना है। अब बहुत बड़ा विश्वासघात होने जा रहा है। फिर एक और भी बात हुई, क्योंकि यहूदियों से कुछ उन्हें सहायता चाहिए था, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए था, तो यहूदियों को खुश करने के लिए ब्रिटेन ने एक बालफोर घोषणा ला दिया, जिसमें उनको कहा गया कि हम पैलेस्टाइन क्षेत्र में आपको एक राज्य देंगे। आज देखिए, आज भी इस इजराइल और पैलेस्टाइन का जो मामला है विश्व का सबसे ज्वलंत समस्या बनी हुई है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि तीनों समस्या की जड़ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में है, उनके साथ धोखा हुआ, और बाद में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस है, तो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में जर्मनी के साथ या पराजित राष्ट्रों के साथ धोखा हुआ, क्योंकि इस युद्ध से विल्सन महोदय जुड़े थे, और विल्सन महोदय अमेरिकी राष्ट्रपति जो वॉर में हिस्सा लिया था, और विल्सन ने एक 14 सूत्री कार्यक्रम रखी थी। वो 14 सूत्री कार्यक्रम यह था कि युद्ध के बाद जो यूरोप में शांति का निर्धारण होगा वह संपूर्ण न्याय और आत्मनिर्णय के अधिकार पर होगा, जिसमें सभी पीड़ित लोग हैं उनको आत्मनिर्णय का अधिकार दिया जाएगा। लेकिन वहाँ सभी पराजित राष्ट्रों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, विल्सन महोदय वहाँ रहे, 14 सूत्री कार्यक्रम के साथ ही विश्वासघात हुआ, जिसका एक पहलू है जर्मनी के साथ पराजित राष्ट्रों के साथ विश्वासघात। अब उसके साथ एक और भी पहलू वहाँ जुड़ा हुआ है कि जब विल्सन महोदय ने आश्वासन दिया था कि जो अल्पसंख्यक समूह यूरोप में है उन्हें उनके राष्ट्रवाद की अनुमति मिलेगी और उन्हें आत्मनिर्णय के अधिकार के आधार पर एक पृथक राष्ट्र बनाने का अधिकार दिया जाएगा। और उस सिद्धांत के आधार पर कुछ राष्ट्र भी बने, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि जो राष्ट्र बने वो राष्ट्र भी पूरी तरह से ईमानदारी से नहीं बनाए गए, बल्कि एक अल्पसंख्यक समूह के साथ दूसरे अल्पसंख्यक समूह को जबरन बांध दिया गया। उस ऑस्ट्रियाई साम्राज्य को भंग करके जो राष्ट्र बने, उस राष्ट्र में तो एक ऑस्ट्रिया, दूसरा हंगरी, तीसरा युगोस्लाविया, चौथा चेकोस्लोवाकिया। अब चूंकि उनके साथ धोखा हुआ और एक से अधिक देशों को आपस में इंटीग्रेट कर दिया गया, इसका दुखद परिणाम हुआ कि वही युगोस्लाविया और चेकोस्लोवाकिया 1991 में, यानी 70, मतलब आप कह सकते हैं कि इस घटना, ये इन राष्ट्र के गठन के लगभग 70 वर्षों के बाद या 75 वर्षों के बाद वो फिर एक बार विघटित हो गए। यूगोस्लाविया विघटित हुआ, उसने कोसोवो संकट का रूप ले लिया। उस समय हिस्टोरियन एरिक हॉब्सबॉम हुआ करते थे, उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात कही कि यह पेरिस शांति सम्मेलन का पुराना चिकन है, अधपका चिकन जो दोबारा पकने आया। तो वो समस्या गहराती गई, उसका कोई समाधान नहीं निकला। अब परिणाम हुआ कि पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस ने जितने समस्या का समाधान किया उससे ज्यादा समस्या को उसने जन्म दे दिया, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच कड़ी का काम कर गया। ये तो यहाँ का आलम है। उधर हमने आपको अरब और पश्चिम एशिया में बताया कि अरब राष्ट्रवाद के साथ धोखा हुआ, इसलिए ये कहना अनुचित नहीं है कि अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यूरोप में 31 वर्षों का युद्ध सिद्ध हुआ, तो वही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पश्चिम एशिया और अरब क्षेत्र में 100 वर्षों का युद्ध सिद्ध हुआ, और आज भी वो पूरा क्षेत्र दहक रहा है। तो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस एक धोखा सिद्ध हुआ, इसको शांति सम्मेलन कहना भी उचित नहीं है, जबकि एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। ये तो एक दंड न्यायालय का काम इसने कर दिया। और सोवियत रूस, उस समय सोवियत रूस एक बड़ा ही, आप कह सकते हो कि दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्र है, लेकिन फिर भी पश्चिमी देशों ने सोवियत रूस को उसमें इन्वाइट नहीं किया, उसमें कोई रोल नहीं दिया, उसके साथ भी धोखा हुआ। उसका भूभाग जो पहले जर्मनी के द्वारा छीना गया था वो लौटाया नहीं गया, बल्कि वहाँ पर स्वतंत्र राष्ट्र, 4 स्वतंत्र राष्ट्र बना दिए गए। वो राष्ट्र थे फिनलैंड, लैटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया। तो सोवियत रूस को भी पीड़ित किया गया। अब भविष्य में आप समझ लें, यह संधि अमेरिका, जापान, या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को अमेरिका और जापान के सहयोग से जीता गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप में शांति रहे और जर्मनी का दोबारा उत्थान ना हो, इसलिए अमेरिका उपलब्ध नहीं था, जापान उपलब्ध नहीं था, और चूंकि सोवियत रूस को भी पीड़ित कर दिया गया था, इसलिए सोवियत रूस भी साइडलाइन हो गया। इस तरह से हम देखते हैं कि आगे की पीठिका बनने लगी। अब इस पूरी कड़ी में एक आती है 1917 की रूसी क्रांति। रूसी क्रांति भी 2 चरणों में हुई। पहली क्रांति को आप बुर्जुआ क्रांति कहेंगे, जो रूस के शासक जार निकोलस द्वितीय के विरुद्ध हुई, और उसे मार्च क्रांति कही जाती है। तो इस क्रांति में हम देखते हैं कि बुर्जुआ वर्ग या मध्य वर्ग ने सत्ता नेतृत्व ग्रहण किया, और उसी ने इस क्रांति को लीड किया। लेकिन अगर ये क्रांति रुक गई होती तो हम इसको कोई विलक्षण
उपलब्धि नहीं मानते, तब तो ये फ्रांस की क्रांति से भी एक तरीके से पीछे हो जाता, क्योंकि ये बुर्जुआ क्रांति में फ्रांस की क्रांति इतनी मजबूत बुर्जुआ क्रांति नहीं थी। लेकिन इसका जो सबसे विलक्षण चीज है वह अक्टूबर क्रांति, जो एक निर्वासित नेता, बोल्शेविक नेता, बोल्शेविक पार्टी थी वहाँ, लेनिन के द्वारा जिसका नेतृत्व किया गया था, और फिर अक्टूबर में जो क्रांति हुई वह एक मार्क्सवादी क्रांति थी, एक कम्युनिस्ट क्रांति थी। बोल्शेविक पार्टी एक कम्युनिस्ट पार्टी थी और दुनिया में पहली कम्युनिस्ट सरकार स्थापित हुई अक्टूबर 1917 की क्रांति के बाद। अब यह एक बहुत बड़ी घटना थी, इसलिए किसी डेविड थॉमसन ने कहा है कि रूस की क्रांति ने उस प्रश्न का जवाब देने का प्रयास किया जो फ्रांस की क्रांति में अनुत्तरित रह गया था, अनआंसर्ड रह गया था। वो प्रश्न क्या था? तो फ्रांस की क्रांति ने कई प्रश्नों के जवाब दिए थे, जैसे मोनार्की और मिडिल क्लास के बीच रिलेशनशिप की समस्या, यानी राजतंत्र और मध्य वर्ग के बीच संबंधों की समस्या, कुलीन वर्ग और मध्य वर्ग के बीच संबंधों की समस्या, फिर राजतंत्र, कुलीन वर्ग और राजतंत्र के बीच संबंधों की समस्या। लेकिन एक समस्या और भी थी जिसका समाधान वो नहीं देने का प्रयास किया, वो था मध्य वर्ग और निम्न वर्ग के बीच संबंधों की समस्या। रूस की क्रांति ने इस समस्या का समाधान देने का प्रयास किया। अब लेनिन, मार्क्स ने तो क्रांति की रूपरेखा दी थी, हालांकि मार्क्स खुद एक गलत भविष्यवक्ता सिद्ध हुआ था, उसके जीवन काल में क्रांति नहीं हुई थी। अगर मार्क्स के पद चिन्ह पर लेनिन चला होता तो शायद सोवियत रूस में क्रांति नहीं होती, लेकिन लेनिन ने उस पद चिन्ह को छोड़ दिया। लेनिन ने अपना एक अलग रास्ता बनाया और उसने सोवियत रूस में क्रांति के लिए कुछ नए प्रयोग किए, उसका प्रयोग सफल भी हुआ। लेकिन अब सोवियत रूस में कौन सी व्यवस्था कायम की जानी है, यह अपने आप में एक बहुत अलग जैसी बात थी, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने भी इस पर कुछ नहीं कहा था कि आगे जो कम्युनिस्ट या मार्क्सिस्ट सरकार बनेगी उसका संचालन कैसे होगा। तो लेनिन ने अपने प्रयोग से लेनिन आगे बढ़ा। जैसे उसने सबसे पहले 1918 में युद्धरत साम्यवाद लाया, क्योंकि जब सोवियत रूस में क्रांति हुई थी तो मित्र राष्ट्र इतने अपसेट हो गए थे कि चूंकि इस क्रांति के बाद लेनिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से निकल गया था, जबकि रूस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन और फ्रांस के साथ उसका सहयोगी था। तो इस आधार पर सोवियत रूस पर हमला कर दिया गया पश्चिमी देशों के द्वारा। इसलिए आरंभ में ही दोनों के बीच एक कह सकते हैं कि दोनों के बीच पारस्परिक अविश्वास का बीज वहीं बो गया और इसीलिए आगे के शीत युद्ध का एक रूप से आधार वहां पर तैयार हो गया। अब सोवियत रूस में रिकंस्ट्रक्शन का काम होना था, तो लेनिन ने पहले 1918 में वहां पर युद्धरत साम्यवाद लाया, प्रयोग करता रहा लेनिन, और फिर पूरी अर्थव्यवस्था को कठोर राज्य के नियंत्रण में ला दिया। लेकिन लेनिन को आश्चर्य हुआ कि इससे उत्पादन बढ़ने के बजाय उत्पादन और भी कम हो गया। तो इसके बाद लेनिन संभल गया और उसने एक नए प्रयोग किए। उस नए प्रयोग को नई आर्थिक नीति के नाम से जाना जाता है, उसको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अथवा नेप शॉर्ट नेम से भी जाना जाता है। उसके तहत उसने लगभग 90% इकोनॉमी को पूरी वह राज्य के नियंत्रण में ला दिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज थी। उसने समाजवादी या साम्यवादी नीति के साथ समझौता किया। कुछ आलोचकों ने जब उस पर प्रहार किया तो उसने बड़ा ही उन्मुक्त भाव से जवाब दिया, अगर हम 3 कदम आगे बढ़कर 1 कदम पीछे हट गए तो भी तो हम 2 कदम आगे हैं। तो लेनिन 1924 तक लेनिन चला, उसका डेथ हुआ। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी स्टालिन आया। अब स्टालिन का युग को सोवियत रूस में कूट तानाशाह का देश कहा जाता है, क्योंकि लेनिन ने जहां पर सोवियत रूस में एक पार्टी का तानाशाह स्थापित किया, स्टालिन ने उसे एक व्यक्ति के तानाशाह में घोषित कर दिया। सारे विरोधियों को लगभग मरवा दिया गया, कुछ को यूनिटिक एसाइलम पागल खाने भेज दिया गया, इलेक्ट्रिक शॉक लगवाए गए, और एक तरह से उसने एक 1 मैन रूल वहां स्टैब्लिश कर दिया। उसके विरुद्ध कोई आवाज नहीं उठ सकती थी। लेकिन हाँ, उसने सोवियत रूस के लिए बहुत कुछ अच्छा भी कर डाला। वह दुनिया में सबसे पहले इकोनॉमिक प्लानिंग का एक्सपेरिमेंट करने वाला सोवियत रूस है। 1928 में वहाँ पर पहली पंचवर्षीय योजना फर्स्ट 5 ईयर प्लान लाया गया। उसके बाद एक के बाद 3 5 ईयर प्लान लाए गए। लेकिन उसी समय जर्मनी में हिटलर का उद्भव हो गया, और हिटलर के उद्भव के बाद स्टालिन थोड़ा संभल गया, घबरा गया। उसने पश्चिमी देशों के साथ समझौता करने का भी प्रयास किया, लेकिन समझौता नहीं हो पाया। और कहीं न कहीं वह एक स्वप्न दृष्टा भी था, एक भविष्य दृष्टा भी था, क्योंकि उसको डर था कि आज न कल सोवियत रूस के साम्यवादी सरकार पर पश्चिम से आक्रमण होगा, और वह आक्रमण पश्चिम से हुआ, और अंत में हिटलर ने वह आक्रमण सोवियत रूस पर किया। लेकिन आप कुल मिलाकर यह स्टालिन की आर्थिक विकास की नीति की सफलता को माने कि जिस कारण से सोवियत रूस इतनी बड़ी जहालत झेल सका, सेकेंड वर्ल्ड वॉर,
कोई साधारण झटका सोवियत रूस के लिए नहीं था। आप कह सकते हैं कि सोवियत रूस में लगभग 2 करोड़ लोग मरे, 5 करोड़ लोग घायल हो गए या हैंडीकैप्ट हो गए, बावजूद इसके सोवियत रूस या वॉर में विजय होकर निकला। और आप समझ सकते हैं कि यह स्टालिन के रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम का ही नतीजा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जिस देश का लगभग विध्वंस हो चुका था, वह देश कुछ ही समय के बाद रिकवर होकर दुनिया की एक महाशक्ति बनकर पश्चिम के पूंजीवादी देशों को लगातार 4 दशकों तक चुनौती देता रहा। यह सोवियत रूस की बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन हाँ, सोवियत रूस में डेमोक्रेसी कभी नहीं आ सकी। एक ऑटोक्रेटिक रूल आ गया, जनता को दबाया गया, विरोधियों का सफाया किया गया, अभिव्यक्ति की आज़ादी छीन ली गई। इन सब का नतीजा आगे सोवियत रूस को भुगतना पड़ा। यहाँ पर मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा, जो आगे आप सोवियत रूस के विघटन के रूप में देखेंगे, वो बात मैं आगे स्पष्ट करना चाहूँगा। अब पहलू आता है कि इधर कहा जाता है कि जब जब पूंजीवाद का संकट हुआ, तब तब समाजवाद की प्रगति हुई। पूंजीवाद का पहला संकट सिद्ध हुआ 1917 की रूसी क्रांति। उसका नतीजा पूंजीवाद का पहला संकट सिद्ध हुआ प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध को हम पूंजीवाद के प्रथम संकट के रूप में देखें। उसका नतीजा 1917 की बोल्शेविक क्रांति, मतलब समाजवाद की प्रगति हुई। पूंजीवाद का दूसरा संकट था 1929-30 की विश्व आर्थिक मंदी। इस विश्व आर्थिक मंदी को हम दूसरे संकट के रूप में मानेंगे। अब वो संकट कोई साधारण संकट नहीं था। हम पीछे की तरफ थोड़ा जाना चाहेंगे कि आपको हमने क्लासिकल अर्थशास्त्र, उसके फादर के रूप में एडम स्मिथ से परिचय कराया है। एडम स्मिथ ने क्लासिकल अर्थशास्त्र की नींव डाली थी। उसने कहा था कि मार्केट, जो बाजार होता है, बड़ा तर्कसंगत होता है, बहुत रैशनल होता है, उसके अपने नियम होते हैं, बाह्य हस्तक्षेप उसमें नहीं होना चाहिए, और बाजार कहीं ना कहीं डिमांड और सप्लाई के नियमों से चलता है। तो जो उसने कहा था उसके अनुसार कि मार्केट का में बाहर की कोई हस्तक्षेप न होकर मार्केट को अपने विवेक पर छोड़ देना चाहिए, वो सबसे विवेकशील है। लेकिन 29-30 में देखा गया, 1929-30 में, कि बाजार वस्तुओं से भरा था और उसका कोई खरीदार नहीं था। तो इसका मतलब है कि बाजार का अनुशासन टूट चुका था। एडम स्मिथ जवाब देने के लिए उपलब्ध नहीं था। पूरी दुनिया हस्तक्षेप थी, क्योंकि इस आर्थिक मंदी की परिकल्पना नहीं की गई थी। हालांकि पूंजीवादी व्यवस्था में उतार चढ़ाव का चक्र आता रहता है, इससे पहले भी, लेकिन ये चक्र 5 वर्ष 10 वर्षों पर आता रहता था। थोड़े काल के लिए आता, फिर एक बार तेजी आती। लेकिन इस बार जो मंदी आई थी, वो मंदी पूरी दुनिया में फैल गई। उससे एकमात्र देश बचा रहा तो सोवियत रूस। लेकिन ये जो मंदी आई, अगर आप मंदी के कारणों पर विचार करेंगे तो एक तरीके से आपको दिखेगा कि मंदी अथवा गिरावट का चक्र पूंजीवाद के तर्कशास्त्र में ही निहित है। कारण, क्योंकि पूंजीवाद एक आंतरिक विरोधाभास से ग्रस्त होता है। वो आंतरिक विरोधाभास है कि मुनाफा और अधिक मुनाफा। तो पूंजीवाद इतना मुनाफा कमाना चाहता है कि मुनाफा कमाने में वह जो अपने श्रमिक हैं उनको उनके तनख्वाह से वंचित कर देता है, और यही श्रमिक उसके बाजार के रूप में काम करते हैं। तो जो वो श्रमिक होते हैं, तो जो वो बाजार के रूप में श्रमिक काम कर रहे होते हैं, जब पूंजीवाद मुनाफा उन्हें नहीं देगा तो अंत में क्या होगा? अंत में जो श्रमिक हैं के पास परचेजिंग पावर नहीं आएगा। परचेजिंग पावर नहीं आएगा तो फिर बाजार में मांग कम हो जाएगी, और मांग कम हो जाएगी तो पूंजीवाद ठप हो जाएगा। यहाँ पर हम आपको डिटेल्स में नहीं बता सकते, आपको मैं सामान्य तौर पर बताऊंगा। जो विश्व आर्थिक मंदी आई 29-30 की, उसमें उसने वस्तुओं के डिमांड को तो इंटेंसिफाई, जो डिमांड था उस डिमांड को बिल्कुल गिरा दिया। और अगर डिमांड गिरा तो उसका कारण था लोगों में परचेजिंग पावर कम हो जाना, और वह पूंजीवाद का दुष्प्रभाव का नतीजा था। इसके अलावा भी कई फैक्टर है, जैसे पश्चिम के पूंजीवादी देश थे, उधर पुराने उपनिवेश थे, उनके बीच जो व्यापार का लेन देन होता था उसमें असंतुलन आ गया था। फिर उधर संयुक्त राज्य अमेरिका में वहाँ के जो पूंजीपति थे, उनको शेयर मार्केट में पूंजी लगाने की धुन चढ़ गई थी। हम डिटेल्स में आपको नहीं बता सकते। इस कारण से ये मंदी आई, और जब मंदी आई तो मंदी ने एक तरह से फांसीवादी विचारधारा को यूरोप में प्रोत्साहन दिया। अब आपके मन में जिज्ञासा हो कि भाई ये फांसीवादी विचारधारा क्या है? तो इटली में मुसोलिनी जैसे नेता का उद्भव हुआ था, और उसने एक उग्र राष्ट्रवाद के रूप में फांसीवाद पर बल दिया था, और 1922 में उसने जबरन स्टेट शक्ति पर कब्जा कर लिया था। यही काम जर्मनी में हिटलर ने एक दशक बाद किया, क्योंकि हिटलर जर्मनी में उस समय एक दो बातें थी। एक तो वार्साई की संधि में जो जर्मनी को अपमानजनक संधि झेलनी पड़ी थी, इसके कारण से वहाँ की जो वाइमर सरकार है उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो गई थी। और उसमें दूसरी घटना, जब 1929-30 की आर्थिक मंदी आई तो वहाँ के पूंजीपति डर गए। उन्हें लगा कि कहीं ऐसा न हो कि अब समाजवाद जर्मनी में भी आ जाए, क्योंकि
आपको जैसा कि हमने बताया कि इस मंदी की मार से बचने वाला जो एकमात्र देश था वो देश था सोवियत रूस। तो इसलिए दुनिया में जो पूंजीवादी देश है वो तो अब कटघरे में खड़े हो गए थे। समाजवाद के प्रति लोगों का नेचुरल आकर्षण बढ़ गया था। आप समझ सकते हैं 1936 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने भी घोषित कर दिया था कि मैं समाजवादी हूँ। तो इससे आप अनुमान कर सकते हैं कि आखिर समाजवाद की प्रगति तो होनी ही थी। तो अब चूंकि समाजवाद एक सफल पद्धति के रूप में मानी गई, तो इस कारण से जर्मनी में जो पूंजीपति वर्ग है, जमींदार वर्ग डर गए, उन्होंने हिटलर का हाथ मजबूत किया। उसका नतीजा हुआ फांसीवाद और नाजीवाद का उद्भव। अब फांसीवाद और नाजीवाद दोनों ने आक्रामक नीति अपनाई और यूरोप में बहुत तरह की रियायत की मांग करने लगी। उधर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप की स्थिति बड़ी अजीब हो गई। संयुक्त राज्य अमेरिका अपना महाद्वीप लौट गया। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने राष्ट्रसंघ स्थापित को अस्थायी शांति रखने का वादा किया था, लेकिन जब संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेसिडेंट विल्सन ने प्रयास किया तो अमेरिका की सीनेट, जो वहाँ का कांग्रेस का उच्च सदन था, उसने वीटो कर दिया उनके प्रस्ताव को। कहा कि नहीं, यह मुनरो सिद्धांत के खिलाफ है। ना तो यूरोपीय शक्ति अमेरिका की तरफ आए, ना अमेरिका यूरोपीय शक्ति की ओर, यूएसए ना यूरोप के मामले में हस्तक्षेप करेगा। तो अमेरिका बाहर हो गया। जापान ऑलरेडी बाहर हो चुका था। वाशिंगटन में जो एक 9 सैनिक सम्मेलन में उसे दंडित किया गया था इस कारण से। तो अब दोनों बाहर हो चुका था। सोवियत रसिया हॉस्टाइल था। तो ऐसे सिचुएशन में यूरोप बड़ी ही बुरी स्थिति में फंसा हुआ था और जर्मनी और इटली यूरोपीय शांति का उल्लंघन कर रहे थे और ब्रिटेन और फ्रांस उसका जवाब देने की स्थिति में नहीं थे। और धीरे धीरे इसी दिशा में जो यूरोप है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहा था। तो अब विश्व आर्थिक मंदी उसमें एक बहुत बड़ा कारक रहा। विश्व आर्थिक मंदी का एक आर्थिक समाधान भी देने का प्रयास किया जाएगा। जॉन मेनार्ड कीन्स का अर्थशास्त्र उदित होगा। उसके बाद उसी समय जॉर्ज वाशिंगटन जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, वह जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट जिसे हम रूजवेल्ट के नाम से जानते हैं, रूजवेल्ट ने भी उसका एक समाधान देने की कोशिश की, जिसको हम न्यू डील पॉलिसी के रूप में जानेंगे। तो बच्चे, हम अब अगले लेक्चर में इस बात को स्पष्ट करेंगे कि कैसे हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर का सिचुएशन आया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की स्थिति क्या हुई। तो हम इस तरह से इस ब्लॉक 4 की चर्चा भी आपके साथ कर रहे हैं। थैंक यू। हम फिर मिलेंगे अगले वीक।